तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि आज ही टोक्यो से आया है, लेकिन उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और ये बंदा एक डिटेक्टिव है और इसे अपने क्लाइंट से भी मिलने के लिए जाना है। पर इसकी किस्मत काफी अच्छी होती है कि उसे उसकी क्लाइंट यहीं पर मिल जाती है, जिसके बाद वो इसे लिफ्ट देती है और ये बताती है कि आखिरकार उसने इस बंदे को यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो ये कहती है कि इस गाँव के सारे जानवर एक एक करके ज़ॉम्बीज़ के अंदर बदल रहे हैं और ये ज़ॉम्बीज़ कोई आम ज़ॉम्बीज़ नहीं है, ये ज़ॉम्बीज़ और डीमंस का मिश्रण है। और वो इसे मना करती है कि वो ये सारी बातें किसी भी बच्चे के सामने ना करे। अरे हाँ, इतना तो मैं जानता ही हूँ। और वैसे इस बंदे का नाम है इनुगामी। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और ये दोनों उस विलेज के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इनुगामी आराम कर रहा होता है। पर तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ पर एक बच्चा खेती कर रहा होता है और इस बच्चे का नाम है डोरोटोबू और यही हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर है। अरे ओए छोटे बच्चे, तुम कैसे हो? और वो इसकी बातों का जवाब देकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। और डोरोटोबू के अंदर इमोशंस काफी कम होते हैं और इसे हम आगे डोरो कहने वाले हैं। और डोरो की ऐसी हरकतों को देखकर इनुगामी इस लेडी से ये पूछता है कि आखिरकार ये बच्चा ऐसा क्यों है और क्या ये स्कूल नहीं जाता। जिसके बाद ये लेडी उसे सारा कुछ बता देती है और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इनुगामी आराम से नहा रहा होता है और तभी उसके पास एक बच्चा आता है और वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी देखभाल करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद ये बच्चा इनुगामी की मालिश करना शुरू कर देता है और इनुगामी उससे डोरोटोबू के बारे में पता करता है। अच्छा, वो उसका नाम है डोरोटोबू और वो गंदी नाली का कीड़ा है। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा बदबू आती है, इसीलिए हम उसे डोरोटोबू कहते हैं। और जब इनुगामी नहाकर जाता है तो वो इस लेडी से कहता है, क्या तुम मेरी देखभाल के लिए डोरो को मेरे पास भेज सकती हो? और ये उसे कुछ कपड़े देते हुए कहती है कि तुम उसके पास जाने से पहले थोड़ा अच्छे से नहा लेना। और ये सुनने के बाद वो इस कड़कती ठंड में भी नहाना शुरू कर देता है और नए कपड़े पहनने के बाद इनुगामी के पास ब्रेकफास्ट लेकर जाता है और ये उसे खाना देकर यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन इनुगामी उसको पकड़ लेता है। वैसे मैं यहाँ पर कुछ काम के लिए आया हूँ। अच्छा हाँ, मैं उस बात को जानता हूँ। लेकिन इनुगामी इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस लेडी ने ये कहा था कि इसके बारे में किसी भी बच्चे को नहीं पता, लेकिन डोरो इसके बारे में पहले से ही जानता है। जिसके बाद डोरो ये बताता है कि इन सारी घटनाओं के बाद जो भी लाशें बचती हैं मैं उन्हें ठिकाने लगाता हूँ। और यहाँ पर वो एक काफी बड़ी बात का भी खुलासा करता है कि ये सारी घटनाएं न्यू मून के बाद ही होती हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद इनुगामी उसको थैंक्स बोलता है उसे ये सारी बातें बताने के लिए। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इनुगामी डोरो के साथ काफी टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है और ये देखकर सारे के सारे गांव वाले काफी चौंक जाते हैं क्योंकि पहले कोई भी डोरो के इतने नजदीक नहीं आता था और इनुगामी पहला इंसान था जो कि डोरो से इतने अच्छे से बातें कर रहा था। और ये दोनों काफी लंबे टाइम तक एक साथ रहते हैं और आखिरकार वो रात आ ही जाती है जबकि डीमंस इस गांव के ऊपर अटैक करने वाले थे, यानी कि वही रात, द न्यू मून नाइट। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि डोरो इनुगामी का वेट कर रहा होता है ताकि ये दोनों मिलकर सारे के सारे कल्प्रिट्स को पकड़ सकें। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जिसका नाम है यतारो और वो काफी गुस्से में होता है। अरे ओए गंदी नाली के कीड़े, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम उस बंदे के साथ टोक्यो जाना चाहते हो, इसलिए तुम उसके पीछे पीछे घूम रहे हो। जिसके बाद वो काफी गुस्से से डोरो को पकड़ लेता है और ये कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था और हमने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम एक अनाथ हो। जिसके बाद डोरो को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर इनुगामी उसका लॉकेट देखकर ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकेट तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें दिया होगा। अरे हाँ, ये मुझे उन्होंने ही दिया था, इसका मतलब वो दोनों तुमसे काफी प्यार करते थे। और हाँ, तुम ये कभी मत सोचना कि तुम एक अनाथ हो। और फिर हम दोबारा से यतारो को देखते हैं जो कि गुस्से में आकर डोरो का लॉकेट छीन लेता है, लेकिन तभी अचानक डोरो उसकी जोरदार लात मारता है और यतारो पीछे गिर जाता है। और जैसे वो डोरो को देखता है तो डोरो की बॉडी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है और वो दिखने में एक डीमन लग रहा होता है। और ये देखकर यतारो की फट जाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग जाता है, यानी कि ये वही लॉकेट है जो कि डोरो को एक डीमन बनने से रोक रहा होता है। फिर वो लॉकेट को छूकर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और तभी यहाँ पर इनुगामी आ जाता है। डोरो कहता है कि मैं ही तुम्हारा कल्प्रिट हूँ और मैं एक डीमन हूँ, लेकिन तुम वो नहीं हो जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और वैसे भी तुम एक किमोनो हो, यानी कि इंसान और डीमन के बच्चे। और यहाँ पर डोरो उन्हें बताता है कि यतारो जंगल के अंदर जा चुका है और शायद उसके ऊपर डीमन एनिमल्स अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों उसे बचाने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं और इनका अंदाजा सही निकलता है और ये दोनों मिलकर यतारो को बचा लेते हैं। और डोरो के स्किल के सामने ये डीमंस कुछ भी नहीं होते। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वही किमोनो डियर आ जाती है जो कि इनकी असली कल्प्रिट है और ये काफी खतरनाक लग रही होती है।
और इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देती है और ये दोनों भी उसे लड़ने की काफी कोशिशें करते हैं, पर ये डियर डीमन सारे के सारे अटैक्स को आराम से हील कर रही होती है। और तभी इनुगामी ये कहता है कि सुनो डोरो, तुम्हें इसका सर जड़ से उखाड़ना होगा, तभी तुम इसे हरा सकते हो। और ये सुनने के बाद डोरो फटाक से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और एक ही झटके में इस डियर डीमन का सर धड़ से उड़ा देता है। और अब ये सारे यहाँ से जा रहे होते हैं और डोरो कहता है कि ये सारे लोग मुझे ही कल्प्रिट समझते हैं और इन सभी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारे के सारे जानवरों को मैंने ही इन्फेक्टेड किया है। वैसे हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और मुझे भी यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही बुलाया गया था। और ये बोलने के बाद वो उसके ऊपर अपना तमंचा तान देता है। अच्छा, तो तुम मुझे जान से मार दोगे? और वैसे भी मुझे अपने मॉम डैड से मिलना था। इनुगामी पूछता है, वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा नाम है कबानी। और ये सुनते ही वो उसके पट से हेडशॉट मार देता है और हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अब मर चुका है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इनुगामी किसी से बात कर रहा होता है और वो ये कहता है कि मैंने उसे जान से मार दिया है और मारकर दफना भी दिया है। लेकिन यहीं पर हम डोरो को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा है और वो इनुगामी से पूछता है, लेकिन मैं तो मर गया था। लगता है बच्चे तुम ये नहीं जानते कि घोल कभी भी मरते नहीं हैं, उनके पास हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो देखो, तुम्हारा निशान जहाँ पर मैंने तमंचे से अटैक किया था वो कब का हील हो चुका है। कबानी कहता है कि वैसे हम कहाँ पर हैं? हम दोनों अब टोक्यो में हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि इनुगामी डोरो को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और जैसे ही वो ड्रेसअप होता है तो उसे बाहर से कुछ बच्चों की आवाजें आती हैं। और जैसे ही वो ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है तभी अचानक वहाँ से दो बच्चे बाहर निकलते हैं और वो इसे देखकर काफी चौंक जाते हैं। अरे तुम कौन हो? और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम इनुगामी को देखते हैं जो कि इन सभी को ये बता रहा होता है कि मेरा नाम है इनुगामी और मैं एक डिटेक्टिव हूँ जो कि इंसानों और किमोनो दोनों के केसेस को सॉल्व करता है। और यहाँ पर इनुगामी इन सभी को इंट्रोड्यूस कर ही रहा होता है, लेकिन तभी सीकी उसकी बात को काट देता है और ये पूछता है, क्या ये बच्चा हाफ डीमन है? हाँ, ये बच्चा भी हाफ डीमन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके मॉम और डैड में से पक्का कोई न कोई एक डीमन रहा होगा। और तभी सीकी उसकी शर्ट को देखकर ये कहता है, अबे ओए, ये मेरी शर्ट है, तूने ये कैसे पहनी? अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें ये वापस दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं किसी के भी पहने हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनता। और ये बोलने के बाद सीकी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अकीरा उससे माफी मांगता है। डोरो कहता है कि तुम एक काफी अच्छी लड़की हो अकीरा, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। और ये बोलने के बाद वो रोते हुए यहाँ से भाग जाता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सीकी ने डोरो के लिए काफी सारे ट्रैप्स बिछाए हुए होते हैं और इन्हें बिछाने के लिए उसने अपनी किमोनो पावर्स का इस्तेमाल किया होता है और डोरो इसके अंदर फंस भी जाता है। और सीकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? मैं यहाँ पर कार से आया हूँ, कार के अंदर बैठकर। अभी ओए बेवकूफ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह क्या है? जिसके बाद डोरो उसे सारा कुछ बता देता है। और ये सुनने के बाद सीकी कहता है, किसका मतलब तुम एक अनाथ हो? जिसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैर को ट्रैप से निकाल लेता है, जिससे उसका पैर इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वो अपनी किमोनो एबिलिटीज का इस्तेमाल करके अपने पैर को बड़ी आराम से ही हील कर लेता है। इसकी हीलिंग एबिलिटी तो काफी कमाल की है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे कार के अंदर बैठे हुए होते हैं और इनुगामी कहता है कि आज तुम दोनों को इसे बताना है कि हमारा असली काम क्या है। जिसके बाद ये सारे उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया होता है। लेकिन यहाँ के सेफ्टी इंचार्ज इन बच्चों को अंदर जाने से मना करते हैं, लेकिन इनुगामी उन्हें कहता है कि ये सारे स्पेशलिस्ट हैं, इन्हें अंदर आने दो। और जब ये सारे अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर दो बच्चे रो रहे होते हैं क्योंकि इनके बाकी फैमिली वाले अंदर हैं। इनुगामी कहता है, क्या तुम सारे आगे आकर देखना चाहते हो? और जैसे ही सीकी और अकीरा आगे आते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि इस रूम के अंदर काफी सारे इंसेक्ट्स हैं और ये देखकर अकीरा की फट जाती है। और तभी इनुगामी ये बताता है कि ये इंसेक्ट्स काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर इन्हें ज्यादा लंबा टाइम मिले और कम टाइम में ये इंसानों को मार नहीं सकते। और यहाँ पर खड़ा हुआ एक पुलिस वाला ये बताता है कि जब हमारा एक बंदा अंदर गया तो इन सारे के सारे इंसेक्ट्स ने उसे घेर लिया। इनुगामी सोचता है कि अगर मैंने अपनी किमोनो पावर्स का इस्तेमाल किया तो मुझे इसमें काफी लंबा टाइम लग जाएगा और जब तक ये इंसेक्ट्स अंदर उन लोगों को मार देंगे। जिसके बाद वो सारे के सारे पुलिस वालों को बाहर भेज देता है और अब वो इन बच्चों की ही किमोनो पावर्स पर डिपेंड है। सीकी कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं अपनी स्पाइडर वेब की किमोनो पावर से उन सभी को बचा लूंगा। क्या ये बच्चा एक स्पाइडरमैन है? जिसके बाद वो बड़ी चालाकी से अपने स्पाइडर वेब को पूरे के पूरे रूम में फैला देता है और ये कहता है कि अगर ये कीड़े मेरे स्पाइडर वेब को छुएंगे तो ये उससे चिपक
चिपक जाएंगे और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा माजरा उल्टा पड़ जाता है और ये कीड़े इस वेब पर चलकर सीकी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक डोरो और इनुगामी फटाक से दरवाजा बंद कर देते हैं और यहाँ पर इनुगामी अंदर जाने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी डोरो उसको काफी कॉन्फिडेंस में देखता है और ये कहता है कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, और वो उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन अकीरा उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है। इनुगामी कहता है कि वो एक इमोर्टल डीमन है और उसके अंदर ब्लड नहीं है, तो ये कीड़े उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और फिर हम डोरो को देखते हैं जो कि उन कीड़ों के घर तक पहुंच जाता है। इनुगामी कहता है कि इस घोंसले को ऊपर कर दो और ये सारे के सारे कीड़े डिसअपियर हो जाएंगे। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो यहाँ पर सारे के सारे कीड़े गायब हो जाते हैं। और तभी अचानक से वो दोनों बच्चे अंदर आ जाते हैं और अपनी माँ को उठाने की कोशिश करते हैं। प्लीज माँ उठ जाइए। और ये सारा कुछ देखकर डोरो काफी इमोशनल हो जाता है और उसे भी अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है। और तभी अचानक वो ये महसूस करता है कि उसके मॉम डैड उसके आसपास ही हैं, पर ये उसका एक वहम होता है। जिसके बाद ये सारे अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पर डोरो इनुगामी से पूछता है कि आप एक डिटेक्टिव हो ना? हाँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। और यहाँ पर डोरो उनके साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है ताकि वो एक दिन इंसानों और कीमोनों की केसेस को सॉल्व करते करते अपने मॉम डैड तक पहुँच जाए। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हम सीकी को देखते हैं जो कि डोरो से ये कह रहा होता है कि अगर तुम्हें सोफे पर सोने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में बेड पर सो सकते हो। और डोरो भी उसके साथ चलने के लिए मान जाता है, यानी कि सीकी भी दिल का बुरा इंसान नहीं है। और फिर हमें इनुगामी को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी से कॉल पर बात कर रहा होता है और वही कहता है कि मेरे पास एक डीमन बच्चा है जिसके पास लाइफ स्टोन है और ये हमारे लिए अच्छी बात है या फिर बुरी, इसका पता तो हमें आगे ही चलने वाला है। और फिर हम दोबारा से डोरो को देखते हैं जिसे इतने मुलायम बिस्तर पर सोने की आदत नहीं होती और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। और यहाँ पर इनुगामी जिस लेडी से बात कर रहा होता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये लेडी काफी खतरनाक है और ये डोरो के साथ कुछ भी कर सकती है। और इसके बाद इनुगामी सीकी से कहता है कि वो डोरो को लेकर इनारी के पास चला जाए। और इनारी एक केस सुने हैं जो कि ह्यूमन हार्ट्स को मैनिपुलेट कर सकती है और वो एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी है। और फिर ये सारे यहाँ से जाने की तैयारियां करने लगते हैं, जिसके बाद इनुगामी डोरो को एक गुड लक चार्म दे देता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काफी सारे बंदे उसी लड़की का यानी कि इनारी का वेट कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर बस आने ही वाली होती है। और वो आते ही यहाँ पर अपने बालों को लहराती है और इन सभी की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। जिसके बाद हम डोरो और बाकी सभी को देखते हैं जो कि इसी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन डोरो रास्ते में रुक जाता है। सीकी कहता है अबे ओए जल्दी चलो, हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। जिसके बाद ये सारे पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, पर कोई ऊपर से इनके ऊपर नजर रख रहा होता है। और अंदर जाने के बाद ये एक टकले से बोलते हैं कि हमारे पास अपॉइंटमेंट है और हमें इनारी से मिलना है। अबे चलो चलो यहाँ से जाओ, वो बच्चों से नहीं मिलती। अभी ओए टकले हमें अंदर जाने दे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसको देखकर ये टकला खड़ा हो जाता है और वो ये कहती है कि इनारी सामा तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ बे टकले, आ गया स्वाद। लेकिन वो लड़की कहती है कि जिसका नाम कबानी है वही मेरे साथ आने वाला है। और यहाँ पर सीकी की बेइज्जती हो जाती है और जैसे ही कबानी ये डोर ओपन करने वाला होता है तभी ये लड़की उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसके सामने इनारी सामा होती है। जिसके बाद वो उसे बैठने के लिए कहती है और ये बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में इनुगामी से काफी कुछ सुना है और मैं ये जानती हूँ कि तुम एक हाफ डीमन हो और तुम्हारे पास एक लाइफ स्टोन भी है। हाँ, तुमने सही कहा, मेरे पास एक लाइफ स्टोन है। लाइफ स्टोन काफी रेयर आइटम होता है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? और कबानी उसे ये लाइफ स्टोन दिखा देता है और वो ये कहती है कि इंसान जो भी मेंटल, फिजिकल, सेंसेशनल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये डीमंस उन्हीं को लेकर जिंदा रहते हैं। और जैसे ही वो इस लड़की को इशारा करती है तो वो अचानक से ही कबानी का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो ये कहती है कि इसकी बॉडी को डिस्पोज कर दो और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। और ये उसे मारकर एक ब्रीफ केस के अंदर भर देते हैं, पर ये ब्रीफ केस काफी भारी होता है। और ये लड़की जिसका नाम कौन है वो ये कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आखिर आप मेरी माँ की जैसी हो। इनारी कहती है कि अगर मेरे पास और भी ज्यादा लाइफ स्टोन्स होंगे तो मुझे ह्यूमंस के साथ रहना नहीं पड़ेगा। और हाँ, कबानी के साथ उसके दोस्त भी आए थे, तो कौन, तुम उन्हें संभाल लेना। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा और सीकी कबानी का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वो यहाँ पर आ जाता है, पर उसके पास वही ब्रीफ केस होता है। हम तुम्हारा यहाँ पर काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे और तुम्हारे पास ये ब्रीफ केस कैसा है? ये मुझे उन्होंने ही दिया है और इसे मुझे इनारी सामा के रूम में रखना है। और ये सारा कुछ सुनने के बाद सीकी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस फॉक्स डीमन ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया है। लेकिन तभी अचानक उसका सर एक फॉक्स डीमन की तरह बन जाता है। इनारी सामा ने कहा था कि मुझे ये सारा कुछ छुपके करना है, लेकिन मेरी असलियत बाहर आ चुकी है और ये
सारा का सारा माया जाल कौन का होता है। सीकी कहता है अच्छा तुम भी एक फॉक्स डीमन हो। जिसके बाद वो इन्हें मारना शुरू कर देती है और अपनी टेल से उनके ऊपर फायर ब्लास्ट कर रही होती है और वो उससे बचते हुए थोड़ी दूर आ जाते हैं। तुमने इस पूरी जगह को आग से भर दिया है और ये सारे लोग भी मर सकते हैं। वैसे इन सारे लोगों को इनारी कंट्रोल कर रही है और इन्हें कुछ भी नहीं होगा। अच्छा तो ये सारा का सारा एक कित्सुने इल्यूजन है, इसलिए मुझे उससे काफी नफरत है। और ये सुनने के बाद कॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर एक के बाद एक फायर बॉल से अटैक करना शुरू कर देती है। और ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए काफी सारे टेबल्स को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अबे ओए अकीरा तू भी तो कुछ कर, लेकिन उसकी पहले ही फट रही होती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये दोनों उस ब्रीफ केस को कौन से छीन लेते हैं और जैसे वो इसे खोलकर देखते हैं तो इसके अंदर कबाने का सर होता है। अबे ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अकीरा इसको देखते ही बेहोश हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर कॉन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो दोबारा से एक फॉक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उन्हें मारने के लिए अटैक्स करना शुरू कर देती है। लेकिन ये दोनों बचकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं और सीकी ये देखता है कि कबाने का सर उससे बातें कर रहा है। सुनो सीकी एक काम करो, मुझे उसके पास एक बॉल की तरह फेंको। अबे ओए ये तू क्या बोल रहा है? तू एक सर है और तू कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर कॉन अब भी उन दोनों को ही ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी अचानक सीकी पीछे से आता है और वो कबाने का सर पकड़कर उसकी तरफ फेंक कर मारता है और कबाने उसके कंधे पर काट लेता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और अब ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। सीकी कहता है इसका मतलब ये सारा कुछ एक इल्यूजन था, लेकिन उसके हाथ पर जो चोट लगी होती है वो एकदम रियल होती है। और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि कबाने की पूरी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है और वो एकदम नंगा पुंगा लग रहा होता है। और अब ये सारे बाहर आ जाते हैं और इनुगामी इनको देखकर कहता है मुझे पता ही था कि अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला है। अभी ओए तेरा मतलब क्या है कि अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला था? इनुगामी कहता है मैंने तुम्हें जो गुड लक चार्म दिया था क्या उसने वो ले लिया? और दूसरी तरफ हम इनारी को देखते हैं जो कि इस लाइफ स्टोन को देखकर काफी खुश हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक ये चेंज हो जाता है, यानी कि ये भी एक इल्यूजन था। और अब इनुगामी उससे कहता है कि इस बार तुमने मेरे बच्चों को जान से मार ही दिया था, पर अब जब हम मिलेंगे तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा। और लाइफ स्टोन कबाने के मुंह में होता है। इनारी का ड्राइवर कहता है कि हमें जहाँ पर पहुँचना था हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन वो काफी गुस्से में होती है। और फिर हमें दोबारा से इन्हीं सबको दिखाया जाता है जो कि कार में जा रहे होते हैं। इनुगामी कहता है कि चलो घर जाने से पहले कबाने के आने पर एक वेलकम पार्टी करते हैं। और अब कॉन की हालत भी काफी गंदी होती है। और जब ये सारे पार्टी करके बाहर आ रहे होते हैं तभी अचानक कॉन इनके सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि मुझे कबाने का सर चाहिए। और ये बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ये सारे उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं और उसे पिज्जा खिलाते हैं, लेकिन वो अब भी कबाने के ही पीछे होती है। लेकिन इनुगामी उसको रोक लेता है। और फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ये सारे एक बार के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक आदमी 15 वाला ठर्रा पी रहा होता है। और तभी कबाने ये कहता है कि ये जगह आधा ऑफिस और आधा बार क्यों है, जिस पर सीकी बताता है कि ये जगह इनुगामी के पार्टनर की थी और ये दोनों ही इस जगह को रन किया करते थे। और तभी ये बेवड़ा कहता है वैसे मुझे एक लड़की से प्यार है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसका नाम, उसका पता क्या था? उसका नाम ढिंचक पूजा। और इस बंदे ने उन सभी को यहाँ पर इसीलिए बुलाया होता है ताकि वो उसके बारे में पता लगा सके। वैसे मेरा दिल उसका गुलाम है, पता लगाओ यार वो कहाँ पर है। और अब ये सारे प्यार के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कबाने को ये समझ आता है कि जब दो इंसान प्यार करते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है, मतलब एक लड़का और एक लड़की प्यार करते हैं। तुम भी यार कुछ भी सोचते हो। जिसके बाद इनुगामी कबाने को समझाता है कि जब कोई ह्यूमन और डीमन आपस में प्यार करते हैं तभी एक हैन्यू का जन्म होता है, यानी कि हाफ डीमन का। तो अगर मैं प्यार को अच्छे तरीके से समझ पाऊँ तो मैं अपने पेरेंट्स को भी काफी अच्छे से समझ पाऊंगा। जिसके बाद इनुगामी अकीरा और सीकी को कबाने की हेल्प करने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि सुनो कौन, अगर तुमने भी इनका साथ दिया तो मैं तुम्हें बदले में कबाने का सर दूंगा। क्या तुम ये सच बोल रहे हो? और तभी अचानक ये बेवड़ा खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि मेरा नाम है योरूनो और कल तक तुम्हें मेरा काम कर देना है। और तभी यहाँ पर हम एक चूहे को देखते हैं जिसको देखकर ये आदमी एक बिल्ली की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है और उसको पकड़ लेता है। जब भी मेरे आसपास चूहे होते हैं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये सारे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस बंदे ने एक बैग भरकर चूहे रखे हुए होते हैं जो कि ये उस लड़की को देने वाला है एज अ गिफ्ट।
और अब ये सारे उस मिशन पर आ जाते हैं और ये ठरकी उन्हें उस लड़की की फोटो दिखाता है क्योंकि नाम तो इसको भी पता नहीं होता। और अब ये सारे एक बिल्ली पर नजर रख रहे होते हैं और जैसे ये बिल्ली एक सुमड़ी में जा रही होती है तभी अचानक ये पीछे से आ जाते हैं। अरे सुनो, क्या तुम माओ चैन हो? हमारा क्लाइंट तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना चाहता है। और तभी अचानक ये बिल्ली उसी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसका पिक्चर इस ठरकी ने दिखाया था। और जैसे ये लड़की दोबारा से बिल्ली बनती है तभी अचानक कौन पीछे से आकर इसको पकड़ लेती है। अब बोलो जो तुम इसे बोलना चाहते हो। और अब वो अपना कैट फेस बनाकर ये कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं काफी अकेला था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लाइफ में एक रोशनी मिली और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी एक कैट बना दो ताकि हम दोनों एक साथ रहें। और ये लोग काफी सारे चूहे जो कि मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठे करे हैं। और ये लड़की उसकी प्यार भरी बातों में आ जाती है जिसके बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। और अभी सारे इनुगामी के सामने आ जाते हैं। कौन कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कबाने का सर दोगे, एक काम करो अपनी आंखें बंद करो। और अब वो एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वो एक संतरे को कबाने के सर में बदल देता है। और कौन वो संतरा लेकर यानी कि वो सर लेकर यहाँ से चली जाती है। और फिर हम इनुगामी को देखते हैं जो कि कबाने और अकीरा को एक मिशन के बारे में समझा रहा होता है और ये दोनों ही उसी मिशन पर जाने वाले हैं। वो ये कहता है कि एक रिवर में काफी सारे अजीब क्रिएचर्स देखे गए हैं और वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की अननेचुरल तरीके से डेथ हो रही है। और ये सारी बातें सुनते ही अकीरा की फटनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही कबाने इस मिशन के लिए हाँ बोलता है तो अकीरा को भी उसका साथ देना पड़ता है। और अब ये दोनों शिबुया रिवर के पास आ जाते हैं और कबाने यहाँ पर खड़ा होता है और अकीरा भी पूरी किट पहनकर यहाँ पर आता है और कबाने उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद ये दोनों अंडरग्राउंड आ जाते हैं और अकीरा ये बताता है कि मेरा एक भाई था और हम दोनों ट्विंस थे और उसको ही ढूंढने के लिए मैं इनुगामी के पास आया था। और वैसे हमें यूकी ओनो को कहा जाता है और हमारा एक क्लैन है जो कि माउंटेन्स के अंदर रहता है और यहाँ पर मेल्स 100 सालों में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं। और फिर हमें उसके भाई की एक झलक दिखाई जाती है और वो ये कहता है कि हम दोनों एक साथ इस विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों एक साथ इस विलेज को छोड़ देंगे। जिसके बाद अकीरा कहता है कि जब हम दोनों विलेज को छोड़ रहे थे तो हम दोनों बिछड़ गए। मैं तो जिंदा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई भी जिंदा होगा। कबाने कहता है कि इसका मतलब तुम स्नो और आइस को कंट्रोल कर सकते हो, तो चलो एक काम करो, इस रिवर को फ्रीज कर दो। मैं ऐसा कर तो सकता हूँ लेकिन इसके अंदर जितने भी क्रिएचर्स होंगे वो सारे के सारे फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक अजीब सा फ्रॉग जैसा डीमन आ जाता है जो कि अकीरा को पकड़ लेता है। लेकिन कबाने उसे छुड़वा लेता है पर उसकी नाक अकीरा के फेस पर लग जाती है। और जैसे ये डीमन दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी यहाँ पर तनुकी आ जाता है और अकीरा उसको देखकर गले से लगा लेता है। और ये एक लेटर लेकर आता है जो कि इनुगामी ने इनके पास भेजा हुआ होता है और इसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर एक फ्रॉग किमोनो डीमन है जो कि यहाँ पर लोगों को जान से मार रहा है। और इनुगामी ने उन दोनों की हेल्प करने के लिए एक ब्लड भी भेजा होता है। अगर वो इस ब्लड को पानी के अंदर डालते हैं तो सारे के सारे डीमंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अकीरा को इस बात से थोड़ा डर लग रहा होता है लेकिन वो अपने भाई को ढूंढना चाहता है। और जैसे ही इस ब्लड को पानी के अंदर डालते हैं तो सारे के सारे फ्रॉग डीमंस बाहर आ जाते हैं और आते ही इनके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तनुकी और कबाने उन सारे के सारे डीमंस को संभाल रहे होते हैं। मैं काफी कमजोर हूँ और मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकता। और तभी अचानक एक फ्रॉग डीमन कबाने को काट लेता है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। वैसे मैं इन सभी को फ्रीज कर सकता हूँ लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी उसे अपने भाई की बातें याद आती हैं। तुम बस अपनी पॉजिटिविटी पर फोकस करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसकी बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है और यहाँ पर सारे के सारे फ्रॉग डीमंस जम जाते हैं यानी कि उनकी कुल्फी बन जाती है। और जैसे अकीरा कबाने को देखता है तो उसकी बॉडी भी जम चुकी होती है सिवाय उसके सर के। कबाने कहता है अरे वाह तुम तो काफी कमाल के हो। और यहीं पर हम एक काफी बड़ी फ्रॉग डीमन को देखते हैं जो कि इन सभी को थैंक्स बोल रहा होता है और वो ये कहता है कि ये सारे के सारे फ्रॉग्स अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और यहाँ तक खींचे अपने बच्चों को भी जान से मार रहे थे, लेकिन तुमने आकर इन्हें ठिकाने लगा दिया, इसके लिए शुक्रिया। और अकीरा इस जगह की एक फोटो क्लिक कर लेता है ताकि वो सीकी को चिढ़ा सके और ये बता सके कि आज उसने क्या किया है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कबाने सफाई कर रहा होता है और वो अपने सामने एक डोर को नोटिस करता है जिसके ऊपर मी हाय लिखा हुआ होता है और उसे याद आता है कि इनुगामी ने उसे मना किया है कि उसे ये डोर नहीं खोलना। और तभी अचानक उसके अंदर से एक हाथ निकलता है जो कि कबाने को अंदर खींच लेता है। और जैसे ही इनुगामी को इस बात की भनक लगती है वो भागकर कबाने के पास आता है, लेकिन कबाने यहाँ पर सही सलामत होता है और यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि कबाने को काफी अजीब तरीके से ट्रीट कर रहा होता है।
है। इनुगामी कहता है कि तुम इसे ऐसे ट्रीट करना बंद करो। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मेरा नाम है मीहाई और मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरा काम है इनुगामी के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। और अब ये बंदा कबाने को अपना नौकर बनाकर रख लेता है और वो ये कहता है कि आज से तुम मेरे सर्वेंट हो और मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझे ला कर दोगे। और अब ये सारे बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इनुगामी ये बताता है कि मीहाई मेरे साथ काफी लंबे टाइम से है और वो एक वैम्पायर किमोनो है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी खतरनाक हैं और साथ ही में उसका दिमाग भी काफी तेज है। और ये उन सभी को उस रूम से दूर रहने के लिए कहता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कबाने मीहाई के लिए पानी लेकर आया हुआ होता है और तभी यहाँ पर सीकी आ जाता है। तुम चाहे कोई भी हो लेकिन कबाने को ऐसे ट्रीट करना बंद करो। जिसके बाद ये और मीहाई आर्म रेसलिंग करते हैं, जिसके अंदर मीहाई उसको हरा देता है और यहाँ तक कि वो कबाने को भी काफी आराम से हरा देता है। और फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर कबाने बाहर जा रहा होता है और वो मीहाई के बारे में ही सोच रहा होता है कि मीहाई काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर मेरे पास भी उस डीमन की पावर्स होती तो मैं भी काफी स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक लड़की पेड़ पे से नीचे गिरती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कौन है, जिसको देखकर कबाने अपना सर ढक लेता है। तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इनारी ने पहले ही किसी और को हायर कर लिया है। और कबाने उससे कहता है कि तुम मुझसे फाइट करो क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। जिसके बाद ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और कौन उसके ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है। लेकिन तभी अचानक कबाने उसकी जोरदार हेडबट मारता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ हम मीहाई को देखते हैं, जो कि इनुगामी से बातें कर रहा होता है और वो ये कहता है कि जब मैं कबाने के साथ आर्म रेसलिंग कर रहा था तो उसने मेरा हाथ तोड़ दिया और अब मैं वीडियो गेम्स नहीं खेल सकता। और फिर हम दोबारा से कबाने को देखते हैं और कौन भी उसी के पास सो रही होती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो कबाने उससे कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम अपने घर नहीं जा सकती, तो एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन वो मना करती है कि मैं एक कित्सुने हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कबाने कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा। और ये सुनने के बाद वो काफी खुश होती है। और जैसे ही कबाने घर पर आता है वो ये देखता है कि इनुगामी यहाँ पर नहीं है और मीहाई और बाकी सभी किसी केस पर चर्चा कर रहे हैं। मीहाई कहता है कि इनुगामी यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं, तब तक मैं इस केस को सॉल्व कर रहा हूँ। और फिर हम सीकी को देखते हैं, जिसने यहाँ पर काफी सारे हीटर्स ऑन कर दिए होते हैं और वो अपनी पूरी बॉडी को अपने वेब से कवर कर लेता है। और अब मीहाई उन सभी को मिशन समझा रहा होता है और वो ये कहता है कि बगबाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले साल 16 लोगों ने अपनी जान ली थी, लेकिन इस साल उसने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। और हमारा मिशन ये है कि हमें ये पता करना है कि उस कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है कि किसी ने भी अब सुसाइड नहीं की। और ये कंपनी पिछले साल बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन अब इसने दोबारा से स्टैंड कैसे ले लिया है, वो भी इतनी जल्दी। और फिर हम इनुगामी को देखते हैं, जिसे मीहाई ने एक रूम के अंदर बंद कर दिया होता है और यहाँ पर एक पासवर्ड भी होता है, जिसे खोलने के बाद ही इनुगामी यहाँ से बाहर आ सकता है। जिसके बाद ये सारे बच्चे उस जगह पर पहुँच जाते हैं और फिर हम मीहाई की एक कार को देखते हैं जो काफी ज्यादा एडवांस होती है और इसके अंदर कैमरास भी होते हैं और यहाँ तक कि ये गायब भी हो सकती है। और जैसे ही सीकी अंदर देखता है तो यहाँ पर काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक वर्कर डरना शुरू कर देता है और वो यहाँ से भाग जाता है। मैं ये काम नहीं करूंगा। और यहाँ पर मैनेजर आ जाती है, तुम अभी डर रहे हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। और जैसे ये दोनों एक अंधेरे कमरे में आते हैं तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक डीमन होता है, जो कि अपनी स्ट्रॉ इसके कान में डाल देता है और इसके दिमाग का सारा जूस पीना शुरू कर देता है, जिससे ये बंदा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और ये सारा कुछ देखकर इन सभी को उल्टी आ रही होती है और तभी ये डीमन एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका दिमाग तो काफी ज्यादा अच्छा था और अब ये बंदा दोबारा से खड़े होकर अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। और सीकी ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये अब अपने काम पर जाने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा है। और अब मीहाई ये सारा कुछ पता करने के लिए इनुगामी के पास आता है और इनुगामी उसे ये बताता है कि ये एक मॉस्किटो डीमन है, जिसे कानोनबा कहा जाता है और ये डीमंस इंसानों का खून पीते हैं और कभी कभी उनका ब्रेन भी खाते हैं। और अब सीकी भी ये सारी बातें समझ जाता है कि इस जगह पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास अपना ब्रेन नहीं है और उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। और मिहाई भी समझ जाता है कि आखिरकार यही वजह है जिससे वहाँ पर सुसाइड्स होनी रुक गई हैं। और अब ये दोनों वहाँ पर बैठे हुए उनसे लड़ने का प्लान बना रहे होते हैं और अकीरा तो घोड़ी बेचकर सो जाता है। जिसके बाद मिहाई अपनी कार का इस्तेमाल करता है और दीवार पर टक्करें मारना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर शोर होता है और एक लड़की आकर उस कार को उठा लेती है और अपनी पॉकेट में रख लेती है। और इस जगह पर ये तीनों मॉस्किटो डीमंस होती हैं और सीकी को ऐसा लगता है कि अब उसके पास कोई भी नहीं आएगा। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर भी एक मॉस्किटो डीमन आ जाती है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी अचानक उसकी पॉकेट में रखी हुई कार बिजली के झटके मारने शुरू कर देती है, जिससे इस मॉस्किटो डीमन का काम 25 हो जाता है। और अब ये
ये कार बाहर आकर सीकी से कहती है कि इसे तो मैंने संभाल लिया और बाकी को तुम संभालो। लेकिन सीकी की हालत काफी गंदी हो रही होती है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसे कोई पैनिक अटैक आया है और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है। मिहाई कहता है कि चलो अब इस खेल में और भी ज्यादा मजा आएगा। और अब सीकी अपने पास्ट को याद करता है कि जब वो छोटा था तो वो अपनी माँ के साथ रहा करता था, लेकिन उसे ये बात याद नहीं है कि वो उनसे अलग कैसे हुआ। और यहाँ पर मिहाई कबाने और अकीरा को ये बता देता है कि सीकी काफी बड़ी दिक्कत में है, जिसके बाद ये दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं। और तभी अचानक उनके सामने उन तीनों में से ही एक डीमन आ जाती है और वो उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार होती है। और इस तरफ हम सीकी को देखते हैं जिसे अब भी पैनिक अटैक आया हुआ होता है और वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। मैं काफी कमजोर फील कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। कबाने कहता है कि हमारे रास्ते में भी एक डीमन आई थी, लेकिन हमने उसे निपटा दिया और अब हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। और ये सारी बातें जानने के बाद सीकी को काफी गुस्सा आना शुरू हो जाता है और मिहाई उससे कहता है कि वो देखो उन दोनों ने एक डीमन को हरा दिया और तुम यहाँ पर अकेले खड़े हो। और ये सुनने के बाद सीकी उस कार पर एक जोरदार मुक्का मारता है और ये डीमन कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में अपनी बहनों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये मॉस्किटो डीमन सीकी के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है, लेकिन वो इससे बच जाता है, जिसके बाद वो अपना नाइट विजन ऑन कर लेती है। लेकिन तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि सीकी ने इस मॉस्किटो डीमन को अपने वेब के अंदर फंसा लिया है और वो ऊपर से आकर उसके फेस पर जोरदार लाते मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर कबानी और अकीरा भी आ जाते हैं। सीकी उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने में काफी टाइम लगा, लेकिन मैंने इसे काफी पहले ही हरा दिया था। और अब ये दोनों मॉस्किटो डीमंस बातें कर रही होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उनकी बड़ी सिस्टर आ जाती है और वो आते ही अपनी ही दोनों बहनों का दिमाग खा लेती है और वो ये कहती है कि अब मैं इन सारे बच्चों को भी जान से मार दूंगी। और जैसे ही कबाने उसके ऊपर अटैक करता है तो ये मॉस्किटो डीमन अपनी निडल को कबाने की बॉडी के आर पार कर देती है। अकीरा भी अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके आसपास पानी नहीं होता तो ये मैजिक फेल हो जाता है। और कबाने उससे लड़ते हुए ये सोच रहा होता है कि इसने अपनी दोनों बहनों को जान से मार दिया, अगर इसने मुझे भी हरा दिया तो मेरे बाकी साथी भी जान से मारे जाएंगे। और अब ये डीमन कबाने का हाथ तोड़ देती है। मिहाई कहता है कि तुम इसे ऐसे हरा नहीं सकते, तुम्हें अपनी किमोनो पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। और ये सुनने के बाद कबाने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे उसके बाल भी रेड हो जाते हैं। और अब वो इस डीमन के टेंटिकल्स को भी उखाड़ कर बाहर फेंक देता है, जिससे इस डीमन की फट जाती है। ये तो वही पावर्स हैं जो कि मुझे पहले भी महसूस हुई थी। और जैसे कबाने इस डीमन को जान से मारने वाला होता है, तभी इनुगामी यहाँ पर आ जाता है और उसको रोक लेता है। हमारा काम बस इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी को जान से मारना नहीं है। और फिर यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम है नोबिमारू और वो ये कहता है कि मैं इनारी सामा के लिए काम करता हूँ। और अब ये उस डीमन के पास जाकर उसकी बॉडी में कुछ टीके इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे ये अपनी चुटकी बजाता है तो ये डीमन जलकर खाक हो जाती है। कबाने कहता है कि यहाँ पर दो और हैं जिन्हें हमने एलिमिनेट किया है, क्या तुम इन्हें भी मारने वाले हो? नोबिमारू कहता है कि इंसानों को किमोनो के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम इनसे रिलेटेड कोई भी सुराग नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर सीकी की हालत काफी खराब होती है। नोबी उन्हें कहता है कि तुम इसे लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। और जैसे कबाने उसे लेकर यहाँ से जा रहा होता है, तभी नोबी उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि इनारी अभी भी तुम्हारे लाइफ स्टोन के पीछे है, लेकिन वो उसे खुद लेना नहीं चाहती। वो चाहती है कि ये लाइफ स्टोन तुम उसे खुद दो। लेकिन आखिरकार तुम मुझे ये सारा कुछ क्यों बता रहे हो? वैसे मैं इनारी को पसंद नहीं करता। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कबाने लेटा हुआ होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती और वो अब भी अपने दोस्तों के बारे में ही सोच रहा होता है। और फिर हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स अब बंद हो चुकी है और उसके ऊपर एक केस भी रजिस्टर हो चुका है। और सीकी जहाँ भी जा रहा होता है कबाने उसके पीछे पीछे होता है और कबाने ये देखकर काफी खुश होता है कि सारे लोग उसकी आंखों के सामने हैं और सारे सही सलामत हैं। और तभी अचानक उसे ये बात याद आती है कि उसने कौन से प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने के लिए आएगा। जिसके बाद कबाने उससे मिलने के लिए चला जाता है और वो ये नोटिस करता है कि कौन ने काफी सारी फिशेस पकड़ी हुई होती हैं, लेकिन अब ये सारी की सारी खराब हो चुकी हैं। और कौन ये बताती है कि उसने ये सारी फिशेस उन दोनों के लिए ही पकड़ी थी ताकि वो दोनों इन्हें बैठकर आराम से खा पाएं। लेकिन तभी अचानक हम पेड़ के ऊपर बैठे हुए नोबी को देखते हैं जो कि इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है, यानी कि वो कबाने पर नजर बनाए हुए है। तो इसी के साथ हमारे इस एनिमे का पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको ये एनिमे कैसी लगी और अगले पार्ट के लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीसोल।